हड़प्पा सभ्यता के विषय में हम बताएंगे और इससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटे एग्ज़ाम का हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, इन सभी में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय इतिहास की शुरुआत अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता से ही होती हुई दिखाई देती है। अब सवाल उठता है, हम अपने तमाम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ठीक है या सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सही है या सैंधव सभ्यता, ये भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का या सैंधव सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है या आधिकारिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन आता है, आया हुआ भी है। इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता यानी की खोज किसने की, या हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कब की गई, या हड़प्पा सभ्यता कितने क्षेत्र में भारतीय भूभाग में फैली हुई थी, यानी उसका क्षेत्रफल कितना था, या फिर हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहाँ थी, या फिर हड़प्पा सभ्यता की कितनी राजधानियाँ थी, या फिर हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग किया जाता था, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसका विनाश हो गया, कैसे उसकी वहाँ के लोगों का जीवन यापन था, इन्हीं सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। इन्हीं से संबंधित हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की या कब की गई। तो हम आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई और इसकी आधिकारिक घोषणा जो की गई है, की गई है, इसकी खोज की घोषणा वो 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। जॉन मार्शल के द्वारा। दो क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाला कौन था? 1921 में दयाराम साहनी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कब हुई? 1924 में। किसने की? यानी जॉन मार्शल ने की थी। अब सवाल ये होता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई कैसे? हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? क्या लोगों को मालूम था कि हड़प्पा सभ्यता है, कोई भारत में रही है, चलो उसकी खोज कर लें, वहाँ फला जगह दबी हुई है? हड़प्पा सभ्यता की अगर मालूम होता तो खोज ही क्यों होती? हड़प्पा सभ्यता की खोज ऐसे ही नहीं हो गई, इसके पीछे एक लंबा इतिहास हमें दिखाई देता है। हम आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता का इतिहास हमें लंबा दिखाई देता है। इसके खोज के पीछे हमें भारत में रेलवे लाइन का कारण दिखाई पड़ता है। हम आपको बता दें, भारत में रेल लाइन जब बिछाई जा रही थी और भारत में रेलवे लाइन जो बिछाई गई वो सबसे पहले यानी 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल लाइन बिछाई गई भारत में। 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलवे लाइन बिछाई गई और ये बम्बई थाने के बीच बिछाई गई थी। बम्बई थाने के बीच बिछाई गई। ये 34 मील लंबी थी। ये लाइन 34 मील लंबी थी। हम आपको बता दें, अंग्रेज़ों ने ये रेलवे लाइन क्यों बिछाई? क्या भारत का उद्धार करना चाहते थे, या भारत के लोगों के आवागमन के लिए सुविधाएं प्रदान करना चाहते थे, या उनका अपना निजी हित था? सच तो यह है, वो अंग्रेज भारतीयों के हित में ये काम नहीं कर रहे थे, वो अपना हित देख रहे थे। उन्होंने अपने हित के लिए लाइन ये बिछाई थी। हम आपको बता दें, सवाल ये उठता है, इससे पहले यानी 16 अप्रैल 1853 से पहले क्या रेल इंग्लैंड में बिछाई जा चुकी थी? और भारत में ये रेल बिछाई गई तो किसके कार्यकाल में बिछाई गई? तो हम आपको बता दें, इस समय लॉर्ड डलहौजी
डलहौजी शासक हुआ करता था, उसके शासनकाल में ये रेल बिछाई गई थी। ये रेल बिछाई गई, हम आपको थोड़ा सा बैक फ्लैश में ले जाना चाहेंगे। विश्व में अगर पहली बार अगर रेल चलाई गई, वो किस देश में चलाई गई वो हम आपको बता दे रहे हैं। 1825 में सबसे पहले रेल जो चली ब्रिटेन में चली थी। सबसे पहले यानी दुनिया में अगर रेल चली वो कब कहाँ चली? 1825 में ब्रिटेन में चली। ये स्कॉटलैंड और डार्लिंगटन शहरों के बीच चलाई गई। डार्लिंगटन शहरों के बीच चलाई गई 1825 में। उस समय अंग्रेज़ों का शासन भारत में था। भारत एक विशालकाय देश था। अंग्रेज बहुत कम संख्या में थे। हम आपको बता दें, जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे, जहाँ से आए थे उनका इंग्लैंड से आए थे। वो इंग्लैंड जानते हो, जिसका आधिकारिक नाम यूनाइटेड किंगडम है। अंग्रेज़ों का जो इंग्लैंड, जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जानते हो कितना बड़ा है? जितना बड़ा अपने बिहार है, जितना बड़ा अपना हाँ बिहार है, इतना बड़ा यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड है। इतने से यानी इतने इंग्लैंड के, इतना बड़े से इंग्लैंड के लोगों ने पूरी दुनिया पे राज किया है। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज़ों का साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसी के साम्राज्य में सूरज उगता था और उसी के साम्राज्य में सूरज बैठता था। टेक्नोलॉजी की शुरुआत भी वहीं से हुई। यानी अंग्रेज़ों ने 1825 में पहली बार अपनी यहाँ रेल लाइन बिछाकर रेल को दौड़ाया था, और उस समय अभी रेल के इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था। सवाल होता है फिर रेल कैसे चलती थी? खाली पटरियाँ बिछाई गई थी और पटरियों पे रेल के डिब्बे 2-3, 2-4 डिब्बे जोड़ दिए जाते थे और उसको घोड़े खींचा करते थे। इंजन नहीं था, अभी इंजन का आविष्कार नहीं हुआ, केवल घोड़े ही उसको खींचते थे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहा घोड़ों के द्वारा खींचने का, जब तक रेल के इंजन का आविष्कार नहीं हो गया। आगे चलकर यानी जेम्स वॉट ने रेल के इंजन का आविष्कार कर दिया। इससे पहले स्टीवेंसन ने की कोशिश की और उसके बाद उसमें सुधार उसने बनाया। उसी में सुधार रूप यानी जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को तैयार कर दिया और उसके इंजन की खोज के बाद उसमें इंजन लगा दिया जाता है, रेल की शुरुआत हो जाती है। जब रेल की शुरुआत हो जाती है, भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। थोड़ी मात्रा में अंग्रेज थे। अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों का विद्रोहों ने ही सामना किया, क्योंकि भारतीय लोगों ने, कोई भी देश का आदमी गुलाम नहीं रहना चाहता। भारतीयों ने उनका आते हुए भी विद्रोहों से यानी स्वागत किया, और जब तक रहे अंग्रेज़ों के विरोध में भारतीय जनता विद्रोह करती रही। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि भारत में उनकी थोड़ी संख्या में लोग थे। वो यहाँ करोड़ों की आबादी थी और वहाँ थोड़ी लाखों में आबादी थी, और उसमें लाखों की आबादी में थोड़े अंग्रेज यहाँ थे। यहाँ राजा बहुत सारे थे, उनकी सेना का मुकाबला कैसे करें? लेकिन ये सही है, हमारे यहाँ की सेना जो थी वो परंपरागत लाठी डंडे से लड़ती थी, तलवारों से, लेकिन उनके आधुनिक हथियार थे उस समय के हिसाब से। सेना जरूर छोटी थी लेकिन वो सक्षम थी, वो सामना कर लेती थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि इतनी सेना नहीं है कि जगह जगह, इतना विशालकाय देश में एक ही इतनी सेना हो जो सब जगह तैनात कर दी जाए। इसीलिए सबसे पहले 1846 में लॉर्ड हार्डिंग एक गवर्नर हुआ करता था। 1846 में लॉर्ड हार्डिंग एक गवर्नर हुआ करता था। उस गवर्नर ने, उसके दिमाग में ये आया क्या? उसके दिमाग में ये आया, अगर भारत में आवागमन की सही सुविधा को डेवलप कर दिया जाए तो हमारे सैनिक आसानी से, थोड़े ही सैनिक यहाँ के विद्रोह को दबा के और आवागमन के फास्ट साधन से दूसरी जगह जल्दी से जाके वहाँ विद्रोह को दबा सकते हैं। तो इसीलिए उनने सोचा कि इंग्लैंड में तो रेल चली चुकी है और ये भारत के लिए, उनके लिए बड़ा कारगर अच्छी होगी सैनिक दृष्टि से। एक तो ये था, कौन सा कारण था? रेल बिछाने का सैन्य कारण था। कम सेना में जल्दी से यहाँ दबा के विद्रोह को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके दूसरी जगह को भी विद्रोह दबाया जा सके। एक तो सैन्य कारण था। दूसरा, हम आपको बता दें, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले दुनिया में कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। सबसे पहले उद्योग कहाँ लगे दुनिया में? इंग्लैंड में लगे। अब इंग्लैंड छोटा सा राज्य अपने बिहार के बराबर, वहाँ घर घर में फैक्ट्रियाँ तो लग गई। फैक्ट्रियाँ लग गई और फैक्ट्री के अपने आप माल देने लगेगी।
अरे भाई मान लो तुम साबुन की फैक्ट्री लगाते हो तो साबुन की फैक्ट्री मशीनें लगा के क्या साबुन मशीन में से निकलने लगेंगे? उसमें कच्चा मटेरियल भी तो डालोगे, रॉ मटेरियल कहाँ से लाओगे? इंग्लैंड तो छोटा देश था, वहाँ उत्पादन था नहीं। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई, घर घर में फैक्ट्रियाँ लग गई, मशीनीकरण हो गया। रॉ मटेरियल नहीं था, लेकिन एक संजोग था, अंग्रेज़ों के अधीन ये भारत उनके अधीन था, एक विशालकाय भूभाग वाला ये उनके लिए सौभाग्य था। यहाँ से वो रॉ मटेरियल को, यानी उनने देखा कि भारत एक विशाल भूभाग है, वहाँ से रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया जाए और वो यहाँ से कहाँ जहाज़ों के द्वारा इंग्लैंड को भेज दिया जाए और इंग्लैंड में फिर वो मशीनों के द्वारा वही रॉ मटेरियल किसी प्रोडक्ट के रूप में बना के फिर भारत में वापस आ जाए। तो वो उन्हें डबल मुनाफा कमाया। कैसे? यहाँ का जो उत्पाद, जो कच्चा मटेरियल, जो पदार्थ था, उसको सस्ते में खरीदते थे भारतीयों से और ख़रीद के इंग्लैंड में भेजना, मशीनों में उत्पाद बना के और फिर उसको भारत ला के उसको महंगे में बेचना, यानी डबल प्रॉफिट कमाना। कच्चा पदार्थ को सस्ते में खरीदना और उससे माल बना के महंगे में बेचना, दोहरा फ़ायदा उठाया। अब सवाल ये था, भारत एक विशालकाय देश है, ये दूर दूर के क्षेत्रों से, भूभाग से ये जो कच्चा पदार्थ है वो कैसे बंदरगाहों तक लाया जाए, जहाज़ों पे लादा जाए। अंग्रेज़ों ने सोचा रेल लाइन इसका कारण बन सकता है, यानी रेल इसका एक अच्छा साधन बन सकता है, रेल। यही कहा था, अंग्रेज़ों ने सारे भूभाग को, भारतीय भूभाग में रेलवे लाइन बिछा दी और बिछा के उनका संबंध कहाँ से जोड़ दिया? बंदरगाहों से जोड़ दिया, जिससे कि समस्त भूभाग का रॉ मटेरियल रेलों में भर के बंदरगाहों में आ जाए और बंदरगाह पर जहाज़ में लाद के कहाँ चला जाए? ब्रिटेन चला जाए और ब्रिटेन से फिर वही माल प्रोडक्ट के रूप में जहाज़ों के द्वारा बंदरगाह पे आ जाए और बंदरगाह में फिर वही मटेरियल जो बना प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो इन रेलों में भर के वो भारत के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया जाए। तो दूसरा कारण आर्थिक कारण। भारत में रेल लाइन बिछाने के केवल दो ही कारण थे अंग्रेज़ों के, आर्थिक कारण और सैन्य कारण। इस दृष्टि से ही उन्होंने भारत में रेल बिछाई थी। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आधुनिक भारत में तब हम बताएंगे। लेकिन चूंकि हम सैन्य सभ्यता की बात बता रहे हैं, सवाल आप कहोगे आपने पूरे रेलवे का इतिहास बता दिया, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता से इसका क्या कनेक्शन है कनेक्शन। अगर रेलवे लाइन ना बिछाई जाती तो हड़प्पा सभ्यता की खोज ना होती। रेलवे लाइन नहीं बिछाई जाती तो हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं होती। कैसे? समझे। 1846 में लॉर्ड हार्डिंग ने भारत में रेल लाइन बिछाने की बात की, लेकिन नहीं सुना गया। लॉर्ड डलहौजी अगला शासक आता है, गवर्नर जनरल बनता है, उसने वास्तव में इस पर पुरजोर कोशिश की और रेल लाइन बिछाने में सक्षम हो गया। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार भारत में पहली रेल बम्बई थाने के बीच 34 मील की दूरी पर बिछा दी गई। इस पर इंजन नहीं था, मैंने बताया आपको। क्या थे? इसमें 2-4 डब्बे जोड़ के उनको घोड़े खींचा करते थे पटरियों पर। रेल लाइन बिछ गई, ठीक है। और बिछाने के बाद हम देखते हैं ये रेलवे लाइन क्या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, क्या उसने बिछाई? नहीं, अंग्रेज बड़े चालाक थे। उन्होंने ये रेलवे लाइन ब्रिटेन के प्राइवेट सेक्टर से बिछवाई। उनने कहा आप लोग जो प्राइवेट कंपनियां थी, आप लोग रेलवे लाइन बिछा दीजिए और जो रेलवे लाइन से फ़ायदा होगा उसका 5% लाभांश आपको मिलेगा। जैसे दिल्ली में मेट्रो चलाई गई, किसने चलाई? जापान की टेक्नोलॉजी से जापान ने बिछाई, रेलवे लाइन बनाई यहाँ पर, ये मेट्रो लाइन बिछाई उसने। किस आधार पे? भारत सरकार से ये समझौता किया कि 20 साल तक होने वाला मुनाफा जो भी होगा इतना निश्चित % हमको मिले। इसी आधार पे तो बिछाई है यहाँ पर आपके जो दिल्ली में मेट्रो लाइन। जापान सरकार को जाता है 1% मुनाफा इसका। 20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उनको फ़ायदा मिला और भारतीयों को क्या मिला? वो इस टेक्नोलॉजी को सीख गए और ये व्यवस्था हो गई सिस्टम। ऐसे ही व्यवस्था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश यानी जो व्यापारी पूंजीपति थे उनसे कहा 5% इससे होगा लाभ, उसका अंश आपको देंगे, आप रेलवे लाइन बिछा दीजिए। होता क्या है? 1853 में रेलवे लाइन बिछाई गई। 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन 2 भाई थे। उन दोनों भाइयों ने, जहाँ पहले पाकिस्तान नहीं था इस समय 1856 में,
ये 1947 में बना है। उस समय भारत एक था, जहाँ आज पाकिस्तान है, वहाँ के एरिया में जॉन बेल्टन, विलियम बेल्टन ने एक रेलवे लाइन बिछाने का ठेका लिया। अब जब रेल लाइन बिछाई जाती है तो क्या ऐसी ज़मीन पर पटरियाँ डाल दी जाती हैं? पहले उस पर ईंटा पत्थर रोड़ा डाला जाता है, उसको कूटा जाता है, फिर लकड़ी की पटरियाँ डाली जाती हैं, उसमें रेल की पटरी, लोहे की पटरी को बिछाया जाता है। वहाँ ईंटें थी नहीं, ईंटें कहाँ से आए उस रेलवे लाइन बिछाने के लिए? उसके पास में यानी 1856 में यानी ईंटें नहीं मिल पा रही थी जॉन बेल्टन, विलियम बेल्टन को, दोनों ठेकेदार भाइयों को। उसके पास में एक टीला था, बहुत बड़ा टीला था। उस टीला के विषय में किसी को नहीं मालूम था ये टीला है क्या। वहाँ के लोगों को ये जरूर कुछ लोगों को मालूम था, जैसे आज हमारे आपके गाँव में या शहरों में आसपास जो कोई टीले होते हैं या कोई खंडर पड़ा होता है तो लोग कहते हैं यहाँ कोई राजा महाराजा का पहले महल या कोई वगैरह राज हुआ करता था। ऐसे ही किंवदंती वहाँ फैली थी। उस टीले के विषय में यह माना जाता था यहाँ कोई भारत का शहर था और सिकंदर के आक्रमण से ये शहर तहस नहस हो गया, जो टीले के रूप में तब्दील हो गया, ये मान्यता फैली। समझ आया? लेकिन विलियम बेल्टन ने, चूँकि बड़े बड़े घर थे, खंडर अवस्था थी, वहाँ ईंटा पत्थर थे, विलियम बेल्टन ने अपनी सेना, अपने जो लेबर थी, उनसे कहा इससे टीले से ईंटें निकाल लो, रेलवे लाइन तो बिछानी है। उस टीले से जब ईंटें निकाली गई तो करीब करीब 150 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछा दी गई। इतनी ईंटें निकली उस टीले से। और आप जानते हो, हम आप जब कोई मकान उधेड़ते हैं, दीवारें निकालते हैं तो मकानों की संरचना निकल आती है, कहते कमरे जैसे बने होते हैं, निकलती उसकी संरचना। जैसे ईंटें निकाली तो वहाँ तो पूरे नगर ये संरचना निकल आई। अब तो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया। और ये तहलका चूँकि अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों के यहाँ ब्रिटेन भी चला गया। और जैसे ही ब्रिटेन पहुँचा तो वहाँ से पूरी दुनिया में फैल गया कि भारत में कोई प्राचीन, कोई सभ्यता की खोज हो गई है, कोई एक बहुत बड़ा नगर की खोज हो गई। समझ आया? महत्वपूर्ण बात। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, 1851 में GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI यानी भारतीय भूगर्भ संस्थान, भारतीय भूगर्भ संस्थान यानी रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता बनाया गया। कहाँ बनाया गया? कलकत्ता, क्योंकि अंग्रेज़ों की राजधानी कलकत्ता थी। इसका हेड ऑफिस GSI का बना दिया गया। उधर ब्रिटेन में GSI था, जियोलॉजिकल यानी सर्वे ऑफ ब्रिटेन की एक संस्था थी। वहाँ का एक विद्वान जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं, क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम वहाँ का विद्वान था, उसका अधिकारी था कनिंघम। वो भारत घूमने आता है। ये जब घूमने आता है, ये इसमें स्थापना कर दी। 1852-53 में ये आता है। 1856 में उसकी खोज होती है टीले की। क्योंकि आप अगर मान लेते हैं, अगर आप टीचर हैं तो आप जहाँ भी जाएंगे तो पढ़ने की सामग्री देखेंगे। अगर आप जिस पेशे से जुड़े हैं अपने पेशे की चीज़ें देखेंगे। इसी तरह से कनिंघम भूगर्भ विभाग से अधिकारी था, इसीलिए जैसे ही उसे कुछ चीज़ें खोज की मिली वो भी वहाँ पहुँच गया। जब वो वहाँ पहुँचा, उसने बहुत सारी चीज़ें एकत्र की उस टीले से जो मिली खुदाई में, और उनको ले जाकर एक उस समय ब्रिटेन से एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका निकलती थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी एक प्रसिद्ध पत्रिका थी। वहाँ से ये पत्रिका निकलती थी और इसी पत्रिका में जो उसे सामग्री मिली उसने छपवा दी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में इनको छपवा दिया। और जब छपवाया, पूरी दुनिया में ये घटना 1912 की है। ये घटना पूरी दुनिया में फैल गई। अब तो पूरी दुनिया के जो पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो भारत की ओर कूच कर गए। उधर 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, यानी ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में कर दी गई। और
इसका अधिकारी यानी ASI का जो निदेशक था उसे जॉन मार्शल को बना दिया। निदेशक जॉन मार्शल को बना दिया। ये 1920 तक चलता चला आया और जॉन मार्शल जो निदेशक था उसका 1920 में आके 1921 में आके उसने दयाराम साहनी के नेतृत्व में 8-10 लोगों की टीम बना दी और कहा दयाराम साहनी से कि अपनी टीम के साथ जाओ और हड़प्पा नामक टीले की इंक्वायरी करो, विस्तार से खोज करो। दयाराम साहनी ने 1921 में उस टीले की खोज कर ली और यहीं से हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई। और उस समय निदेशक कौन था? जॉन मार्शल। 1924 में इसकी उनने खोज की घोषणा कर दी। अब ये खोज की जब घोषणा हुई कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता को खोज लिया गया है। अगले एक और घटना घटती है 1922 में। ये हड़प्पा टीले की बात हुई। 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाती है। ये भी 8-10 लोगों की टीम होती है। इसकी लीडरशिप किसकी होती है? राखाल दास बनर्जी की होती है। उनके नेतृत्व में टीम बनाई जाती है। और कहा क्योंकि इनसे कहा कि जहाँ मोहनजोदड़ो जगह जो दूसरा नगर मिला हड़प्पा का, वहाँ पर कोई बौद्ध स्तूप हुआ करता था। क्या था? बौद्ध स्तूप था। इस बौद्ध स्तूप के उत्खनन के लिए राखाल दास बनर्जी को जिम्मेदारी सौंपी गई 1922 में कि जाओ उसके स्तूप की खोजबीन करो जाकर। जैसे ही उन्होंने बौद्ध स्तूप की खोज की तो वहाँ भी एक नगर निकल पड़ा। ये नगर भी हड़प्पा सभ्यता की बराबर था और ये लगभग जब ये खोजा एक विशाल नगर मिला 1922 में, तो इस तरह से एक हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो एक दूसरा नगर हमें प्रकाश में आता हुआ दिखाई देता है। मोहनजोदड़ो नगर 1922 में किसने खोजा? राखाल दास बनर्जी ने। ये राखाल दास बनर्जी ने खोजा इसको। मोहनजोदड़ो का सिंध में है, ये पाकिस्तान का जहाँ प्रांत सिंध है आज वहाँ मौजूद है। और जो हड़प्पा की बात बता रहे थे वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में पड़ता है। ये सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज हुई और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की अब विधिवत खोज शुरू होनी यानी हो जाती है। 1931 में ननी एन.जी. मजूमदार 1931 में एन.जी. मजूमदार यानी ननी गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में चहुं दड़ों की खोज हुई। चहुं दड़ों की खोज होती है, ये भी पाकिस्तान में है। अब तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खोज हो गई, शुरू हो गई। विस्तार से पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि भारत में बहुत पुरानी सभ्यता निकल आई। सभ्यता अब तो दुनिया भर के यहाँ पुरातत्व विभाग ब्रिटेन के, अमेरिका के, जाने कहाँ के यहाँ दौड़ने लगते हैं। यहाँ जब ये खोज हो जाती है, यहाँ पर ये शुरुआत हो जाती है। अब सवाल ये होता है, ये जितने सभ्यता के जो शुरू में जगह मिली, ज़्यादातर स्थान मिले वो सिंधु सभ्यता के किनारे मिले। कहाँ? सिंधु नदी के आसपास मिले। सवाल ये होता है हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए या सिंधु सभ्यता होना चाहिए? उसी पे हम आ गए। अपने आप जजमेंट कर लोगे सिंधु सही है या हड़प्पा सही है। सुन लीजिए, पूरी कहानी मैं आपके सामने कर दे रहा हूँ। सिंध नदी के ज़्यादा आसपास स्थान मिले तो विद्वानों ने ये सोचा ये जो प्राचीन सभ्यता थी इसकी जीवनदायिनी सिंधु नदी थी और सिंधु नदी ही महत्वपूर्ण नदी थी। शायद इस सभ्यता सिंध नदी पे आश्रित थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता ही रखना उचित होगा। सिंधु सभ्यता रखना उचित होगा। सिंधु सभ्यता, इस सिंधु के नाम से ही इसे सैंधव सभ्यता कहा जाने लगा, सैंधव सभ्यता। लेकिन ये खुदाई आज भी जारी है, आज भी प्रयास हो रहे हैं। लेकिन आगे चलकर इसकी जो खुदाइयाँ हुई, जो स्थल मिले, वो सिंध नदी से बहुत दूर मिले। एक तो स्थल इसका मिला आपके बम्बई दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर मेरठ में मिला एक स्थल, हिंडन नदी के किनारे। एक स्थल मिला आपका दक्षिण में गुजरात में जाके, एक मिला सुतकागंजोर, कहाँ मिला? पाकिस्तान ईरान की सीमा पर मिला। और उत्तर में मिला मांडा से जम्मू कश्मीर में।
सिंध नदी का ही स्थान बहुत दूर दूर। अब तो विद्वानों में ये मैसेज गया कि शायद सिंधु सभ्यता का जो नाम रख दिया वो गलत रख दिया, सिंध नदी से बहुत दूर मिला है। और इसके साथ साथ इससे ज़्यादा, सिंध नदी से ज़्यादा इसके स्थल तो हाकरा यानी घग्गर नदियों के किनारे मिले हैं। हाकरा जहाँ बलूचिस्तान, उसका आपका पाकिस्तान का बहावलपुर का एरिया है, जहाँ पर यानी कुछ समय पहले मोदी सरकार ने यानी सेना ने स्ट्राइक की थी बालाकोट में, यानी बहावलपुर एरिया में ज़्यादातर स्थल मिले। अब तो विद्वानों ने सोचा इसका नाम उचित नहीं है सिंधु सभ्यता, इसीलिए ये पूरी दुनिया का नियम है। ये समझ लीजिए कि जिस स्थान से जिस सभ्यता की खोज होती है उसी स्थान के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। यह आज दुनिया भर का नियम है, केवल भारत में ही नियम है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस जगह से सभ्यता की खोज हुई? हड़प्पा से। इसीलिए इस सभ्यता का शुद्ध नाम क्या नाम होना चाहिए? हड़प्पा सभ्यता। इसका एक तरह से इसका ये सही नाम है, एक नियम अनुसार नाम है। और इसके जो स्थल मिले हैं, हम थोड़ी देर और क्लास ले रहे हैं, ब्रेक कर देंगे, अगले दिन बताएंगे। इसका यह है नॉर्थ, यह है साउथ, यह है ईस्ट, यह है वेस्ट। इसका उत्तर में जो सबसे उत्तर में स्थान मिला है, जगह मिला है, इसे मायदा सियात मिला है। मायदा सियात इसका स्थल जो J&K में है। साउथ में जो इसकी चौकी या स्थान मिला है, ये भगत राव मिला है। भगत राव ये गुजरात में है, ये गुजरात में है आपका, और ये J&K में पड़ता है। और पूर्व में ये उत्तर प्रदेश के नगर मेरठ के पास हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में सुतकागनडोर जगह मिली है। सुतकागनडोर ये पाक ईरान सीमा पर मौजूद है। ये इनकी सीमाएं हैं। ये सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में बसी हुई थी। ये इतनी विशालकाय सभ्यता थी, ये छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी। तो आज मैंने आपको 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, हाँ ये विस्तार था, इतना एरिया था इसका, बहुत विशाल का एरिया में फैली हुई थी। इतना विशाल का एरिया में ये विस्तारित थी और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विस्तारित थी। बाकी मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता की भूमिका के विषय में बता दिया है। कल हम आपकी इस विशेषताओं को लेकर कुछ और चीज़ें बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी है लाइक कीजिए, और यदि इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।